स्वागत और अभिनंदन कि आपने शॉर्ट टाइम पे हमारे अनुरोध को स्वीकार किया और आप इधर आए। कुछ दिन से प्लान कर रहे थे कि आपसे मिलें, बट व्यस्तता और कुछ एक चीज़ें ऐसी थी कि हम आपसे मिल नहीं पाए। तो पहले मैं शुरू करूंगा। आपको पता है कि किस लिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का और स्मरणीय क्षण आने वाला है। परसों जब हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमारी एम्स राजकोट को 3 साल के अंदर जो हमने तैयारी की, जो मेहनत की हमारी टीम ने, उसको अपने कर कमलों के द्वारा हमारी जनता के लिए लोकार्पण करने जा रहे हैं। डिटेल प्रोग्राम आप सबको पता ही होगा कि आफ्टरनून में प्रधानमंत्री जी हमारे पास आएंगे। हमारे लिए 20 से 25 मिनट का समय उन्होंने दिया है, उसकी हमने पूरी तैयारियां करी हैं। हम उनको उसके बारे में बताएंगे। ये जो स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर हमारे देश में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, उसके बारे में मैं कुछ आंकड़े आपको दूंगा। हालांकि हम आपको ये बाद में हैंड आउट दे रहे हैं, इसमें सब कुछ लिखा है, बट इसमें जो मोटे मोटे पॉइंट हैं वो मैं आपको खुद बताना चाहता हूँ। तो बाद में हम आपको एक पीपीटी भी शेयर करेंगे और ये हैंड आउट इंग्लिश और हिंदी में लिखे हुए हैं, उसके बारे में आप इसमें से बाकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। प्रधानमंत्री जी जब राजकोट में आएंगे तो हमारी एम्स का लोकार्पण करने के बाद एक जनसभा में जाएंगे और उस जनसभा में जाके तकरीबन 11,391 करोड़ के हेल्थ रिलेटेड जो प्रोजेक्ट हैं उनका लोकार्पण करेंगे। कुछ का लोकार्पण है और कुछ का फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी होगा वहां पे। हमारी सरकार ने 2014 के बाद अगर देखा जाए तो 143% का बजट जो है हेल्थ के लिए बढ़ाया है। तो उससे हमारी सरकार की प्राथमिकताएं पता चलती हैं कि स्वास्थ्य को कितना ध्यान दिया जाता है हमारी सरकार की तरफ से। आपने ये भी नोट किया होगा कि 2014 के बाद 157 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। 157, 157 बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। और वो सारे के सारे मेडिकल कॉलेज सुचारू रूप से चल रहे हैं और उनको हमारी केंद्रीय सरकार समय समय पर उनको अपग्रेड करने के लिए भी जो स्कीम है PMSY की, उसके थ्रू उनको अपग्रेड और पूरी सहायता भी कर रही है। इसके बाद अगर देखा जाए हमारी इंस्टीट्यूट के बारे में मैं कुछ एक बताऊं। जब कोरोना का बिल्कुल पीक टाइम था तब हमारा पहला अंडर ग्रेजुएट का MBBS का बैच हमारे पास आया था। और बहुत सारा आप लोगों को पता है कि हम जो थे 2 फ्लोर हमें हमारे सहयोगी मेडिकल कॉलेज संस्था जो है PDU, उन्होंने हमें दिए थे और हमारी फैकल्टी और हमारे स्टूडेंट वहीं पे पढ़ाई करते थे। उनको रहने के लिए हमने हॉस्टल दिए थे, लड़कियों के लिए अलग और लड़कों के लिए अलग। वो 3 जगह अलग अलग हॉस्टल में वो वहाँ पे रहते थे। तो हमारी जर्नी जो है वो वहाँ से शुरू हुई थी और आज आप जर्नी देख सकते हैं कि हमने उस एम्स को उस लेवल पे लाके खड़ा किया है, इतने चैलेंजेस होते हुए भी, कि सबसे पहले 250 बेड की IPD शुरू करने वाली शायद हमारी पहली एम्स होगी शुरू में। और आज आपने देखा कि इसी एम्स के ऊपर, जिसमें आप 2 कमरों में बैठते थे, जहाज हमारे कैंपस में आ रहे हैं। तो उपलब्धि सबको सामने है कि हमने 3 साल में हमारी टीम ने कितनी मेहनत की है और हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। आज की तारीख में हमारे पास 69 to 70 फैकल्टी है जो मरीजों को देखते भी हैं और जो शुरू में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स आते हैं उनको पढ़ाने वाली फैकल्टी भी है। हमने पूरी फैकल्टी को मरीजों तक जोड़ने का पूरा प्रयास किया है कि जो शुरू के जो फर्स्ट ईयर के जो होते हैं रोटरी फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री, वो भी मरीजों से जुड़े। तो हर कोई फैकल्टी यहाँ से किसी न किसी तरीके मरीजों से जुड़ी हुई है।
मरीजों की देखभाल से जुड़ी हुई है। हमारे पास तकरीबन 400 नर्सिंग ऑफिसर्स हैं और विभिन्न क्षेत्रों में वो आगे बढ़ रहे हैं और ओपीडी में उन्होंने अपनी एक्सपर्टीज यहाँ आने के बाद एनहांस की है। आपको सबको पता है, हमने अपनी नर्सिस को बैचेस में पीडीयू में 1 से 2 साल के लिए ट्रेनिंग के लिए भेजा, क्योंकि हमारी आईपीडी नहीं थी तो उन्होंने आईपीडी की ट्रेनिंग वहाँ पे ली ताकि वो यहाँ पे अपना टाइम बर्बाद नहीं करें। और इसी बीच में हमारी नर्सों ने जाके अपनी और एजुकेशन भी ऑनलाइन ऐड की। तो हमने सारा मौका दिया कि हर कोई आदमी जो हमारी एम्स से जुड़ा है वो अपने कैरियर में आगे प्रोग्रेस करे और उसका फायदा पूरे घूम फिर के पूरी एम्स को पहुंचे। सबसे पहले जब हमने ओपीडी शुरू की थी 31 दिसंबर 21, मैंने ज्वाइन किया था 15 मई 21 और वो कोरोना का काला काल चल रहा था, पीक पे था उस टाइम। तो हमने प्लान किया कि क्यों नहीं हम ओपीडी शुरू करें। और ओपीडी शुरू करने के लिए हमारे पास उस टाइम मजबूरी ये थी कि हमारे पास 2 बैच एमबीबीएस के आ चुके थे और हमने उनको पढ़ाना भी था मरीजों से। तो हमने यहाँ पे 31 दिसंबर 21 को मेरे 6 महीने आने के बाद जो हमारी नाइट शेल्टर की बिल्डिंग आपने देखी होगी, उसमें हमने ओपीडी शुरू की। शुरू में हमारे पास 6 या 7 डिपार्टमेंट थी जो काम करती थी। बढ़ते 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 आज की डेट में 14 क्लिनिकल डिपार्टमेंट, मैं बाकी डिपार्टमेंट को नहीं गिन रहा हूँ, जो फर्स्ट ईयर का मैंने बताया, 14 क्लिनिकल डिपार्टमेंट अपनी सेवाएं ओपीडी में दे रही हैं और वो पूरी तत्पर हैं कि जल्दी से जल्दी हम अपनी सेवाएं आईपीडी में भी दें। तो बीच में जब हमने ओपीडी शुरू की तो हमने सोचा नहीं, हमारा रास्ता ठीक नहीं था, लोगों को बहुत महंगा पड़ता था यहाँ आने, हमने बसें चलाई, वो किया। तो हमने क्या किया कि हमने टेलीमेडिसिन से लोगों से जुड़ना शुरू किया, ई-संजीवनी से। तो शुरू में 10 कंसल्टेशन रोज होती थी, फिर 15 हुई, फिर 20 हुई। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आज तक ये हमने सुविधा शुरू की थी 24 फरवरी 22 से और आज तक 70,000 प्लस मरीज ई-संजीवनी से हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर से जुड़ चुके हैं, जो कि रिमोट एरिया में रहते हैं। और एक बार वो डॉक्टर पे विश्वास आ जाता तो बार बार वो उसी डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं और हमारे डॉक्टर उनको कहते हैं कि जरूर आपको कोई नई चीज लगे या 3 महीने में आके एक बार हमारे से मिलिए, तो उससे मरीज को कितना फायदा होता है ई-संजीवनी से। उसका घर से निकलना, किराया, टाइम सब कुछ बचता है और वो अपनी सुविधा यहाँ से ले लेता है। हमारे डॉक्टर ई प्रिस्क्रिप्शन देते हैं जिसको मरीज डाउनलोड कर लेता है और जाके दवाई लेता है। और अगर किसी को रीइंबर्समेंट चाहिए तो वो ई प्रिस्क्रिप्शन जो है वो उसके लिए मान्य है। तो घर बैठे देखो डॉक्टर की ये सेवाएं हमने शुरू की और हमें बहुत खुशी है कि आज तक हम 50 से 100 पर डे, जिसमें से 20 या 30 मरीज नए होते हैं और बाकी पुराने मरीज होते हैं जो कंसल्टेशन लेते हैं। तो ई-संजीवनी हमारा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम बन गया डिजिटल हेल्थ के माध्यम से। उसके आगे हमने देखा, मैंने बताया कि हमने 250 बेड से अपनी आईपीडी की पूरी तैयारियां कर ली हैं। छोटी छोटी तैयारियां चलती रहेंगी, वो जैसे जैसे मरीज आएंगे हम अंदर बैठेंगे। हमारे नर्सिंग ऑफिसर डॉक्टर्स पहले से बैठने शुरू हो गए हैं। लोकार्पण के जल्दी ही कुछ ही दिनों के अंदर हम मरीजों को भर्ती करने शुरू करेंगे। हमें पता है टीथिंग प्रॉब्लम आएंगी, हम उसको ओवरकम करेंगे और हमने उनको फोरविजन रखा हुआ है कि ये हमें प्रॉब्लम आएगी। तो ओपीडी का बेड लेआउट करने से कोई मतलब नहीं है। बेड के साथ में जितनी सर्विसेज होती हैं, मेडिकल गैस, CSSD, लॉन्ड्री, डाइटरी सर्विस, HR, मेडिसिन, लिनन, सो मेनी थिंग्स, आपने देखा होगा अस्पताल में जो भी चीज होती है उसको स्क्रैच से शुरू करके हम इस लेवल तक पहुंचे हैं कि हम लोकार्पण के जितना कम समय बाद लगे हम मरीजों को अंदर भर्ती शुरू करने करें। क्योंकि हम जब भी इसकी तैयारी शुरू करने लगे तो हमने छोटी छोटी माइक्रो लेवल तक ये चीज़ें सारी देखी कि मरीज को किस चीज़ की सहूलियत होगी। हमारे पास 2 फार्मेसीज हैं। हमने एक अपनी सेंट्रल फार्मेसी बनाई है ताकि रात बरात को कोई किसी चीज़ की जरूरत पड़ जाए तो हमने जो मेडिसिन होती हैं, जो हर स्पेशलिस्ट से मेडिसिन लिखवाई, वो भी हमने खरीद के कि वो 10 दिन तक हमारी मेडिसिन उन मरीजों को मिलती रही। तो ऐसा नहीं है कि कोई इमरजेंसी मेडिसिन है जो हमारे पास है ही नहीं, हमने वो सारा स्टॉक किया हुआ है और उसका एक सिस्टम बनाया हुआ है। तो 250 बेड में हमारे 30 बेड जो हैं वो आयुष के हैं,
आयुष में हमारे एक डॉक्टर जो आयुर्वेदा के हैं उनकी नियुक्ति हो चुकी है और वो मुझे बताया गया कि वो ज्वाइन भी कर गए हैं। हम उसमें भी उतना ही ध्यान देंगे जितना हम अपनी ओपीडी आईपीडी सर्विसेज में दे रहे हैं। हमारे पास ये मैं बताना नहीं चाहूँगा, ये आप पढ़ सकते हैं कि हमारे पास क्या है। हमने HLL जो PSU है उसके साथ हमने लॉन्ड्री और इसका डाइटरी सर्विसेज का MOU कर लिया है और वो जिस दिन हम मरीज भर्ती करेंगे वो शुरू से हमें सेवाएं देने शुरू कर देंगे। आप मेरे से कोई पूछ रहे थे कि एम्स ऐसी क्या चीज है एम्स में जो बाकी अस्पतालों में नहीं होगी या वो नहीं होगा। देखो, जिंदगी में सबसे मुश्किल होता है पहला कदम। हमने सबने बचपन में देखा है जब हमारे माँ बाप पकड़ के हमें चलाने की कोशिश करते हैं, ये हमारा पहला कदम है। और हमने पहला कदम इतना लंबा लिया है कि 250 बेड की ओपीडी शुरू कर रहे हैं और ये ओपीडी 14 मल्टी स्पेशलिटी से शुरू हो रही है। बहुत बड़ा कदम है ये। हमारे बहुत जिम्मेदारियां उतनी बढ़ जाती हैं। हमने बाकी डायरेक्टर से मेरी बात होती रहती है, तब वो देखते हैं कि हाँ मेरी एम जो है वो 2013 में शुरू हुई थी। शुरू में हमने 15 बेड से शुरू किया, बढ़ाते गए 1 साल के अंदर हम 100 बेड पे पहुंच गए थे। तो बात चलती है हमारी, तो वो पूछते हैं आप 250 बेड कैसे कर रहे हैं। तो हमने बोला सर हमने माइक्रो प्लानिंग की है और उसके हिसाब से हम ये सारा कर रहे हैं। इसके बाद कुछ एक और हमारी उपलब्धियां हैं जो आपको हैंडआउट में मिल जाएंगी। जैसे हमने CGHS के साथ जितने भी रिटायर्ड एम्प्लॉइज हैं उनको कैशलेस फैसिलिटी ओपीडी की शुरू कर दी है। जैसे हमारी आईपीडी शुरू होगी उनको कैशलेस फैसिलिटी शुरू कर दी जाएगी। इसी तरीके से विश्व चिकित्सा स्कूल निर्देशिका एक संस्थान बीच में, उसमें हमारा नाम, हमारी एम्स का नाम आ गया है। हमारे लिए BRDL जो आपने कोरोना में नाम सुना होगा, जहाँ पे कोरोना और बाकी बैक्टीरिया और वायरसेस के टेस्ट होते थे, वो हमारे ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को आ गई है इक्विपमेंट से। ये ICMR के थ्रू हमें मिली है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँ कि हमारी ही एक एम्स है और इतनी यंग एम है जिसको ICMR ने विश्वास रखते हुए BSL लैब 3 जो होती है, बायो सेफ्टी लैब 3, जो कोरोना में बहुत कम जगह पे होती थी, सारे सैंपल वहां पे जाते थे, वो भी हमें ऑथोराइज कर दी है। उसका बजट भी 17 करोड़ उन्होंने हमें दे दिया है। हमने जगह आइडेंटिफाई कर ली है कि कहाँ पे क्या होगा। अभी आगे उसको बिल्डअप करने की जो प्रोसेस है बहुत ही जल्दी हम उसमें जाएंगे। जब हमारा ध्यान आईपीडी से हटेगा, जब आईपीडी चलने शुरू होगी तो BSL और BRDL लैब हमारी फंक्शनल हो जाएंगी, बीच में उनका काम शुरू हो जाएगा। हमारे जो डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, जितने फैकल्टी मेंबर्स हैं, हमारे जूनियर रेजिडेंट, सीनियर रेजिडेंट्स और हमारी नर्सिंग जो हैं, उन्होंने अपने इतने पेपर और रिसर्च पब्लिश किए हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जाके, और उससे हमारी एम्स को बहुत ही बड़ा नाम मिला और मैं सब उनको बधाई देना चाहता हूँ। तो उन्होंने कई यहाँ पे छोटी छोटी कॉन्फ्रेंस अटेंड करी, बाकी लोगों को बुलाया और कुछ डिपार्टमेंट ने अपने लेवल पे कॉन्फ्रेंस यहाँ पे ऑर्गेनाइज की। हालांकि हमारे पास स्पेस कम थी, बट हमने जितना हो सका हमने उसमें कॉन्फ्रेंसेस की। पब्लिकेशन हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है कि हमारे डॉक्टर्स ने और बाकी लोगों ने कितनी आज तक पब्लिकेशन की है। और एक कंसेप्ट होता है इंट्राम्यूरल प्रोजेक्ट और एक्स्ट्राम्यूरल प्रोजेक्ट। इंट्राम्यूरल प्रोजेक्ट होता है जिसमें 5 लाख तक कोई भी डॉक्टर जो है वो कोई रिसर्च का प्रपोजल लेके आए और 5 लाख के अंदर वो है तो हमारे इंस्टीट्यूट लेवल पे ही उसको स्वीकृत किया जाता है। तो ऐसे भी हमारे इंट्राम्यूरल प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसका बहुत टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। सबसे पहले वो डॉक्टर अपना प्रोजेक्ट बनाएगा, फिर रिसर्च रिव्यू बोर्ड में जाएगा, रिसर्च रिव्यू बोर्ड से अगर वो अप्रूव होगा, उसके बाद एक इंटरनल एथिकल कमेटी होती है, इंस्टीट्यूट एथिकल कमेटी, जिसमें गणमान्य लोग बाहर के भी होते हैं और वो कमेटी सेंट्रल मिनिस्ट्री से अप्रूव होती है। तो फिर वो प्रोजेक्ट जब उनके पास आता है और उनके थ्रू अप्रूव होता है तब हमारे पास आता है, फिर हम उसका लेखा जोखा आगे करते हैं। तो बहुत ही टेढ़ा कार्यक्रम है वो। तो इंट्राम्यूरल प्रोजेक्ट भी हमारे डॉक्टर्स कर रहे हैं। एक्स्ट्राम्यूरल प्रोजेक्ट ICMR के बहुत सारे डॉक्टर्स को मिले हुए हैं।
और कुछ एक मल्टी सेंट्रिक है जो हमारे डॉक्टर्स बाकी एम्स से या बाकी मेडिकल इंस्टीट्यूट से मिलके वो प्रोजेक्ट आगे कर रहे हैं। सबसे अहम बात, हमारे जो 4 बैचेस MBBS के चल रहे हैं उनकी छात्रवृत्ति नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल जो है उसमें वो रजिस्टर्ड है और बहुत सारे छात्रों का उनको लाभ मिल रहा है। आपने देखा होगा हमने कुछ दिन पहले ड्रोन सर्विसेज को भी अडॉप्ट किया है और ऐसी कोई अगर इमरजेंसी आ जाती है या कहीं डिजास्टर हो जाता है तो उसके लिए हमने ड्रोन सर्विसेज की सहायता लेंगे। यहाँ से किसी का इमरजेंसी है, रिमोट एरिया से आ नहीं सकता, तो ड्रोन हमारा टाइम कम करता है, तो वहाँ से अगर किसी का सैंपल आए हम फटाफट टेस्ट करके उसकी रिपोर्ट दे देंगे। या फिर कोई डिजास्टर मैनेजमेंट में गए हैं, वहाँ भी अगर कोई सपोर्ट चाहिए तो हम उसके लिए करेंगे। हमने एक डिजास्टर मैनेजमेंट टीम बनाई है, वो 24/7 उसका हमारे लिए अलग से दवाइयाँ जो उसमें सामान चाहिए होता है डिजास्टर के लिए, वो अलग से हमने ब्रिक्स फॉर्म में बना के रखा है और हर महीने का रोस्टर बनता है कि अगर कोई जरूरत पड़ी तो 2 घंटे में हम मूव करने के लिए तैयार रहते हैं उसके लिए। मैं मोटा मोटा बस इतना ही आगे बताऊंगा। बाकी कुछ एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है जो हमने एडमिनिस्ट्रेटिव अचीवमेंट अपनी ली है, वो मेरे DDA साहब आपको एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताएंगे। जैसा कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सर ने बताया कि एम्स अस्पताल एक टर्शरी केयर अस्पताल है, उसके 3 फाउंडेशन स्टोन होते हैं। पहला है कि पेशेंट की सर्विस करें, दूसरा है रिसर्च फील्ड में आगे बढ़े और तीसरा है एकेडमिक यानी UG और PG कोर्सेज जो है वो करें। इन तीनों में हमने लीड अपनी जो बढ़त है वो ऑलरेडी हासिल कर ली, वो ED साहब ने आपको बताया। कोई भी चीज आप मानेंगे कि प्रशासनिक या एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट के बिना नहीं चल सकती, तो हमने पूरा ये ध्यान रखा है कि साथ साथ इन टेक्निकल सर्विसेज के साथ जो प्रशासनिक चीजें हैं वो भी मुहैया कराई जाए। जैसे आपने देखा होगा, ED सर ने बताया कि जो नाइट शेल्टर रैन बसेरा बिल्डिंग है वो सबसे पहले बनाई गई। वो किस लिए बनाई गई? जिस दिन अस्पताल चालू होगा पूरी तरह से पेशेंट हमारे पास भर्ती होंगे, उनके रिश्तेदार आएंगे, उनके लिए एक अच्छी सुखद जगह जो है बिल्कुल IPD के सामने मुहैया कराई जाए। वो बिल्डिंग ब्लॉक तैयार है। जैसे पेशेंट यहाँ पे भर्ती होंगे हम लोग यहाँ से अपना ये खाली करके जो एकेडमिक ब्लॉक है वहां शिफ्ट करेंगे और रैन बसेरा हर मरीज के साथ एक पेशेंट का आदमी खाने पीने रहने का अरेंजमेंट पूरा उसको वहां पे दिया जाएगा ताकि उसको अपने पेशेंट का ध्यान रखने में कोई दिक्कत ना हो। सबसे बड़ी बात। उसके बाद यहाँ पे आपने देखा होगा कि एयर एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध हो। कोई बाहर से पेशेंट आए हमारे रीजन में सौराष्ट्र से या गुजरात से, तो उसके लिए एक हेलीपैड की अब प्रधानमंत्री जी की वजह से 3 हेलीपैड हमारे यहाँ पे बन गए हैं जो अवेलेबल रहेंगे सुविधाएं देने के लिए। वो भी अपने आप में एक उपलब्धि है इतने कम टाइम में आने की। उसके अलावा आज हमारे पास एक ऐसा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जो जितने भी ओपीडी वाले पेशेंट्स आ रहे हैं उनको मूलभूत सुविधाएं दे रहा है। उनको खाने में कोई कष्ट ना हो, दवाइयों में कष्ट ना हो। अमृत फार्मेसी है, जनऔषधि केंद्र है, जेनरिक दवाइयां सस्ती से सस्ती आपको यहाँ पे उपलब्ध है, आप खुद जाके वहां पे मुहैया कर सकते हैं। और लोगों का विश्वास अब जेनरिक मेडिसिन की तरफ बढ़ रहा है। वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि अस्पताल से हमारे डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करके देते हैं, तो एक विश्वास बढ़ रहा है। वरना आपको पता है एलोपैथिक मेडिसिन दूसरी ब्रांडेड क्या कॉस्ट में मिलती है मार्केट में। उसके अलावा जो ED सर ने भी बताया जो सुविधाएं यहाँ पे अंदर होंगी डायग्नोस्टिक की, उसका रेट हमने बिल्कुल जो एम्स दिल्ली के रेट है, जो मिनिमम रेट है उसको रखा गया है। चाहे वो बेड के रेट हो, चाहे वो MRI और डिजिटल एक्सरे के रेट हो, जो मिनिमम दिल्ली एम्स में अगर आप चाहते हैं जो सुविधाएं आम जनता को मिलती है वो आप सबको यहाँ पे राष्ट्रों के माध्यम से मिले, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी। क्योंकि बाहर आपको पता है कि सिविल में कितना प्राइवेट हॉस्पिटल्स का नेटवर्क है, सेटअप है, उसको हम बैलेंस करेंगे। उसके बाद ED सर ने ऑलरेडी किया है कि ट्रांसफॉर्मेशन का हमारा प्रशासन में बहुत बातचीत चल रही है। अभी सिटी बस चल रही है, वो 8 फ्रीक्वेंसी कर रही है। जैसे जैसे ये बढ़ेगा, जैसे जैसे रोड कनेक्टिविटी बढ़ेगी, ये सुविधा डबल कर दी जाएगी। अंदर चलाने के लिए पेशेंट्स को आयुष में आना है, आयुष से IPD में जाना है, IPD से OPD में जाना है, हमारे पास ई रिक्शा की सुविधा है जो हमने खुद अपने फंड से ली है, कुछ हमें CSR रूप से मिली है, वो और हम बढ़ाएंगे ताकि प्रदूषण जो है ग्रीन कैंपस रहे, हमारा प्रदूषण ना फैले। उसके लिए ई रिक्शा जो है अभी हमारे पास 6 है, उसको बढ़ाकर डबल करने की हमारी कोशिश।
और जीआरटीसी बसेस की भी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाएगी ताकि दूर दराज के इलाकों से लोग आ सके। उसके अलावा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब ने हमारे जो चीफ सेक्रेटरी साहब है गुजरात, उनसे रिक्वेस्ट की है कि जो हमारा खंडेरी रेलवे स्टेशन है, जो हमारे एम्स के विद इन 1 किलोमीटर आता है, उसको थोड़ा उसका ट्रेन का, लोकल ट्रेन का उसमें स्टॉप बढ़ाया जाए, वहां पे ट्रेनों को रोका जाए, ताकि अगर ट्रेन के माध्यम से जामनगर से या इस लाइन पे कोई भी आ रहा है, वो वहां पे उतर जल्दी से जल्दी हमारे तक पहुंच सके। वहां पे भी ऑटो, बस खंडेरी में भी रखी जाएंगी। तब ये रेलवे फाटक वाला जो आप देख रहे हैं, वहां पर भी एक ओवरहेड रेलवे ब्रिज का जो है प्रावधान रखा गया है। वो भी ईडी सर के पूरी कोशिश की वजह से आज गुजरात सरकार ने 160 करोड़ के करीब उसका बजट जो है पास कर दिया है, और वो भी हमें बताया गया है कि 18 महीने से 24 महीने के अंदर वो आ जाएगा। तो आपकी कनेक्टिविटी देखिए, उधर से भी आप डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएंगे जामनगर हाईवे से, और इधर से आपका अहमदाबाद से भी जो कनेक्टिविटी है, वो प्रशासन ने हमें एक छोटा ब्रिज जो बीच में रुका हुआ था काम से, वो भी बन गया है। तो अभी रेलवे लाइन को हम बाईपास कर सकते हैं, जो एम्बुलेंस न उठे, किसी पेशेंट को ब्लड लॉस ना हो, वो सबसे बड़ा। उसके ये हमारे यूनिसेफ की एक विचारधारा थी कि जो आईपीडी चालू हो, उसमें इमरजेंसी एंड ट्रॉमा, यानी कि जब एक्सीडेंट कोई होता है तो ब्लड लॉस होता है, तो वो इमीडिएटली अटेंड कर सके। जामनगर एक बहुत व्यस्त हाईवे है, कोई ना कोई रोड एक्सीडेंट, मुझे बताया गया कि रोज 10 से 12 के नंबर पे रोड एक्सीडेंट होते हैं। उनको कहां जाना पड़ता था? पीटीओ जाना पड़ता था, क्योंकि वो एमएलसी केस हो रहा है या एक्सीडेंट केस हो रहा है। उसको सीधा यहाँ पे लिया जाएगा, उसको स्टेबलाइज किया जाएगा, यथासंभव उसकी जान बचाई जाएगी, और अगर हम कोई चीज में नहीं कर पाए तो उसको आगे अपनी ही एम्बुलेंस से उसको जान बचा के उसको रेफर किया जाएगा, ताकि उसकी पहले जान बच जाए। तो ये सबसे बड़ा जो है लिया गया है।